बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और एक और प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। आपकी सुबह जो है वो हो गई होगी और ऑफिस जाने की तैयारियां, ऑफिस पहुंच चुके होंगे बच्चों को तो स्कूल से आजकल छुट्टियां हो गई हैं और माएँ दोबारा से जो है ना उनको लेकर कोई अपने वापस चला गया छुट्टियां मनाने के लिए, कोई कहाँ पर रुख कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरीके से बहुत देखने में आता है कि जब छुट्टियां होती हैं तो नॉर्दर्न एरियाज का भी रुख किया जाता है। और नॉर्दर्न एरियाज की अच्छी बात ही सबसे ज़्यादा मुझे ये लगती है कि कभी वहाँ पर आप जाएँ तो बर्फ़बारी इंजॉय करने को मिलती है और गर्मियों के मौसम में जाएं तो वैसे ही मूड खुशगवार हो जाता है। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, जिसका तर्जुमा है कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और रात और दिन के बारी बारी आने में अक्लो फ़हम रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। अगर शान नज़ूल पस मंज़र हम इस आयत का देखें तो ये आयत सूरतुल आले इमरान के आखिरी हिस्से में है, जहाँ पर अल्लाह ताला कायनात पर गौर व फिक्र करने के हवाले से फरमा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत इतनी पसंद थी कि वो अक्सर ये आयत तिलावत फरमाया करते थे और जब वो तिलावत करते थे तो वो इसके साथ साथ उनके आंसू भी जारी हो जाते थे, क्योंकि इसमें कायनात की निशानियों के हवाले से गौर व फिक्र है कि तख्लीक आसमान और ज़मीन, इसके अंदर अक्लो फ़हम वालों के लिए निशानियाँ रखी गई हैं। रात और दिन का इख्तलाफ नहीं होता और रात अपने वक्त पर आती है, सूरज अपने वक्त पर, चांद अपने वक्त पर आता है। और उलिल अलबाब का ये मफहूम है कि तालीम रखने वाले लोग, जिनको शऊर अल्लाह ने अता किया और अक्ल इस्तेमाल करते हैं और तासुब के बगैर गौर करते हैं और मुशाहिदे से नतीजा अखज़ करती है। साइंसी और रूहानी अगर हम इसका एंगल देखें, जाविया देखें, तो इस आयत में साइंसी तख्लीक की हौसला अफजाइश जो है ना वो होती है। किस तरीके से, मगर साथ ही ये वाज़ह करती है कि इल्म का मकसद सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि पहचाने खुदा है। तो अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ें। अल्लाह ताला के कुरान जो हमारे ऊपर नाजिल, जो हमारे लिए उतारा गया, उसको आप लोग पढ़ें और उसी से ये वाज़ह होता है कि दुनिया में रहने के क्या उसूल हैं और अल्लाह ताला को जानने के लिए हमारे आसपास निशानियाँ मौजूद हैं, बस हमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल तो ये भी जो है वो पाया गया है कि जो कुरान में लिखा गया है, जो कुरान में ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके और अमाल हमें करने को बताए गए, वो आजकल साइंस से भी ने भी प्रूव कर दिया है कि वही ज़िंदगी गुजारने का असल तरीका है। वो कहते हैं ना कि जब हज़रत मूसा ने अपना आसा मारा था और दरिया दो रुख अपनी तब्दील कर दिए थे उसने और दरमियान में रास्ता बन गया था। तो आज की साइंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि इनफैक्ट आप लोग हेयर ड्रायर जो हैं, ठीक है, अगर कोई बहुत पावरफुल हेयर ड्रायर है उससे चेक भी कर सकते हैं, कहीं पर अगर पानी हो आप उसके ऊपर हेयर ड्रायर करें तो वो पानी अपना रास्ता वहां से साइड पे कर देगा और दरमियान में रास्ता बन जाएगा। बीच में गैप सा आ जाता है। सो उस वक्त भी यही बात होती थी कि हवा से जो है वो अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया और दरिया को दो रुख में जो है वो तब्दील कर दिया। और आज साइंस ये कहती है कि अगर हवा का दबाव तेज हो तो पानी का रास्ता चीरा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह अगर हवा का दबाव तेज होता है तो हमने फील भी किया है कि पूरे का पूरा इंसान जो है वो एक सिमत से दूसरी सिमत में जाने लगता है। exactly. तो बिल्कुल ये जो है आजकल साइंस ये सारी चीजें प्रूव कर रही है और इसी में ही हमारे लिए हिकमत है कि हम कुरान को हमारे लिए ही उतारा गया है, तो हम इसको समझ कर पढ़ें और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो हमारा दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर है शहर कायद कराची से। रोशनियों का शहर बड़ी तबाही से बच गया है थैंक्स टू और सिक्योरिटी फोर्सेस। और मुझे देखकर बहुत ही खौफ में मुब्तला भी मैं हुआ कि किस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही एक दिल दहला देने वाली खबर थी जब मैंने भी देखी। वो छोटी बच्ची का जब मैंने इंटरव्यू भी सुना तो उसमें वो वही बता रही थी कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। खुदकश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचाते हुए दहशत गर्दों की जानिब से खुदकश हमले के लिए तैयार की गई कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर
अवार्ड लिया गया। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी हम कह सकते हैं, हम हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आजकल हमारे बच्चों को जो है गुमराह करने के लिए हर मोड़ पे कोई ना कोई खड़ा ज़रूर है। तो हमें इस चीज़ पे ज़रा ध्यान रखना होगा, अपने बच्चों को जो है स्कूल भिजवाते हुए उनका ख्याल रखना चाहिए। खुद बल्कि कोशिश किया करें कि उनको पिक एंड ड्रॉप दिया करें, या फिर ऐसी कोई गाड़ी लगवा लिया करें जिसमें वो सेफ एंड साउंड जिस पे आपको मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। क्योंकि और उनके बड़ा आसान है बच्चों को ट्रैप करना, और बच्चों को आप कुछ चीज की लालच दे सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि एक ही दफा आपके बच्चे को कोई बुला के कोई चीज करवा देगा। होता इस तरीके से है कि आपके बच्चे को बुलाकर कोई उसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश करेगा, उसका एतमाद जीता जाता है, और उसके बाद उसको वर्गलाया जाता है। एग्जैक्टली। और ये जो बच्चे कुछ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कुछ बच्चे ना हमने आजकल ये भी देखा है कि घर से वो इतने परेशान हाल होते हैं कि वो बाहर जो है एक भरोसा, प्यार, मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में जो है वो गलत हाथों में लग जाते हैं और गलत हाथ उनका इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारे गेस्ट सेगमेंट में हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आपको थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में देना चाह रहे हैं कि पेरेंटिंग करते हुए हम अक्सर चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बच्चे की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ठीक हो रही हैं, उसके स्कूल के ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़ोन इस्तेमाल करता है तो हम नहीं देख पाते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहा है, वो किन से गपशप लगा रहा है, कहाँ उसका उठना बैठना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे बच्चे की बेस जब बन रही होती है उसी टाइम से फोकस करना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जी एक दफ़ा फिर से तारीख रकम कर दिया, और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साल रहा है कारोबारी लिहाज से भी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो बढ़ोतरी देखने में आई है, बिजनेस कंपनीज के शेयर जिस तरीके से उठते हुए नजर आए हैं, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। एक बार पाकिस्तान ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह जो है उसको अबूर कर लिया है, और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज में ही कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है, और 1900 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 1,74,411 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। किसी भी जगह पर किसी की साइड लेने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो वक्त याद है, आज से कुछ अर्सा पहले हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 41,000 पॉइंट्स पर खड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ, और उससे पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी मैक्सिमम जो सतह मेरे ज़हन में आती है दैट वाज 57,000, जो मैंने प्रोग्राम्स किए थे तो उस टाइम पे हमने डिस्कस की थी। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, और ये इन्होंने तारीख रकम करते हुए अभी स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पर ले गए हैं, जो कि कारोबारी अफराद की इस हुकूमत पर एतमाद जो है वो जाहिर करता है। और वैसे बेहतर पॉलिसीज के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी किया गया है कि वो करें, और मेरे ख्याल से ये कुछ खुश आइंद बात है कि न सिर्फ अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री अंदरून हमें नजर आ रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी हैं। एग्जैक्टली जी। सो दिस इज वेरी गुड, और अच्छा लगता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में जानकर जी, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इस का रुझान जो है वो इस तरफ ज़्यादा जो है बढ़ने में देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बिटकॉइंस और इन सारी चीज़ों पे कल भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें अब पाकिस्तान जो है वो हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली पहली मिस यूनिवर्स जो है उनका इंतकाल हो गया है। अब ये पहली मिस यूनिवर्स 1963 में इनका जो है इनकी पैदाइश हुई थी, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन यही बात है कि दुनिया इनको याद रखती है और ये अपने जो ममालिक होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिस यूनिवर्स आइडा मारिया वार्गस जो है वो इंतकाल कर गई है, और उनकी मीडिया के मुताबिक उनका कहना है कि अभी तक ताहाल उनकी मौत की वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। मारिया वार्गस 31 दिसंबर 1944 को हुई थी। 1962 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने पहले 2 सिविल के स्विमिंग पूल्स के मुकाबले में हिस्सा लिया और रानी का ताज जीता था। 1963 में मियामी बीच अमेरिका में मुनक्किदा मिस यूनिवर्स मुकाबले में उन्होंने ब्राज़ील के लिए पहली बार ताज हासिल किया था। इस मौके पर आयरा ने अपने खिताब में कहा था वो जीतने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सुकून और हौसले ने उन्हें कामयाब बनाया। ये भी एक मुल्क के लिए जो है बहुत बड़ी बात होती है जब उनके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आलमी सतह पर इस तरह होती है। exactly और ये वो लोग होते हैं, वो शख्सियात होती हैं जो हमारे
मुल्क को बेसिकली आलमी सतह पर एम्बेसडर्स एक होते हैं, बार हमारे कराते मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं। वेल, न्यूज़ कंटिन्यू होंगी, लेकिन हमें शामिल करनी है यहाँ पर एक ब्रेक। छोटी सी जब ब्रेक, वापस आएंगे कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और इनफैक्ट हम इस बारे में भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। आज मौसम जो है वो थोड़ा ज़्यादा सर्द है, मामूल से ज़्यादा, फॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और धुंध में जितनी आहिस्ता गाड़ी चला सकते हैं उतनी चलाएं, लेकिन इतनी भी आहिस्ता ना हो कि पीछे वाला आपको टक्कर मार ले, तो ध्यान रखना चाहिए। अब हम जो है अपनी न्यूज़ का बाकायदा दोबारा आगाज़ करते हैं जी। एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, और एंटरटेनमेंट न्यूज़ में सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी है, दिलचस्प सी है। साल 2025 जो है वो शोबिज़ में ऑफ स्क्रीन जोड़ियां बनने का साल रहा, यानी कि इस साल शादियां बहुत ज़्यादा हुई है, और वैसे इसमें जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो भी शामिल होते हैं। क्यों नजर? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। जी, और अगर हम ये कहें कि 2025 की पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से ये शादियों का साल रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर शादियों का साल नहीं भी रहा तो रिश्ते बनने का बहुत साल जो है वो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पर मेंशन है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे उनकी सिर्फ मंगनियाँ हुई हैं अभी तक। सो साल के आगाज़ में ही जी अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गोहर रशीद की शादी से शुरू होने वाले ये शादियों के सीज़न का गुज़िश्ता रोज़ अदाकार ज़रार खान के निकाह तक जो है वो सिलसिला जारी रहा है। और जब ये शादी पहले वाली शुरू हो रही थी कुबरा खान की, तो नो डाउट कुबरा खान की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। गोहर रशीद बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी खुद एक बड़ा फ़ैन क्लब है। और आप लोग टीवी स्क्रीन पर हसन रहीम जो जेनजी स्टार हैं उनको भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे नाम मौजूद हैं। हिना आफरीदी और तैमूरी जो हैं, तैमूरी इज़ इन्फ्लुएंसर, हिना आफरीदी इज़ एन एक्ट्रेस। उनकी आपस में जो है वो निकाह हुआ। खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद ये दोनों एक्टर्स हैं, और इनकी आपस में जो है वो मंगनी हुई है आई गेस। हसन रहीम और नूर हसन, इनकी तो शादी हो चुकी है। और रबीका खान और हसन तरीन, इनकी आपस में शादी हुई है। और आयमा बेग और जैन अहमद जो हैं उनकी भी शादी जो है वो आपस में हुई है। बाकी 2-4 नाम हैं वो आप बता दें। अनूशे अशरफ और जो है शहाब रजा के साथ बन गई हैं, जबकि मावरा हुसैन और अमीर गिलानी, इनकी शादी भी बहुत धूमधाम से हुई और काफ़ी फेमस भी हुई। और साथ ही साथ नीलम मुनीर और मोहम्मद राशिद की भी शादी हुई। नीलम मुनीर भी एक्ट्रेस है, मावरा हुसैन भी एक्ट्रेस है, अनूशे अशरफ भी एक्ट्रेस है, हम सभी इनको जानते हैं। ये सारी वो शादियाँ थी जो 2025 में हुई। सो वो जो कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए ये साल बहुत ही खुश आइंद रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में इस बंधन में बन गए हैं, जो एक बहुत ही मुकद्दस बंधन है। हम सबको मुबारकबाद भी एक बार फिर से पेश करते हैं, और उनके लिए दुआ गो हैं कि उनकी ज़िंदगी आगे की हसीन हो। आमीन। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे जी आसमान को छूती हुई इमारत। आपको पता ही है कि आसमान को छूती हुई इमारतें हमारे अगर मिडिल ईस्ट में देखी जाएं तो दुबई के अंदर हमें मिलती हैं, और वहाँ पर तैयारा नस्ब किया गया है एमिरेट्स एयर होटल की वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, आइए आपको ये बताते हैं। सोशल मीडिया और मुतादिद वेबसाइट्स पर यह वायरल होने वाली एक हैरान कुन किस्म की वीडियो है, जहाँ पर फलक बोस इमारत की वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है। और ये तहलका इस वजह से है कि इस वीडियो में दावा किया गया कि एमिरेट्स एयरलाइन में एक शानदार दुबई एयर होटल बनाने जा रही है, जिसकी इमारत के ऊपर मुकम्मल एयरबस A380 तैयारा नस्ब होगा। और इसमें यह भी दावा किया गया है कि 580 मीटर बुलंद तरीन इमारत और 125 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये इस होटल की लागत अब तक $3 अरब तक है, और दुनिया के अजायब घरों में से एक होगी। और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देखें तो सही। इसका ये जो मॉडल तैयार किया गया है ये बहुत ही वो कहते हैं ना कि हकीकत तो नहीं लग रही। मॉडल से हाँ हमें अंदाजा हो सकता है कि एक्चुअल में जब बनेगा रियलिटी में कितना खूबसूरत होगा और शानदार होगा। सो हम भी विश करेंगे इंशाल्लाह कि विजिट ज़रूर करें जब बन जाए। आगे बढ़ेंगे जी, एक और कारनामा।
जी अगर वीज़ा मिल जाता है। ये भी हाँ, शर्त है। आजकल तो वीज़ा का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, बल्कि इनफैक्ट मैं इस पे भी एक दिन बात करना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं, और डिपोर्टेशन के मुताबिक एक न्यू रूल और लॉ जो है वो जब आया था उसके मुताबिक अब जितने डिपोर्टीज पाकिस्तान वापस आएंगे वो कहीं और ट्रैवल कर ही नहीं सकते कभी। अच्छा। तो या इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में नहीं। चीन का एक ठीक और है। कारनामा, ट्रेन का 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर तय करने का रिकॉर्ड। अब ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि मतलब 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर ट्रेन कैसे चल सकती है। मैं खुद ये से हैरान हूँ और ये कैसे हुआ है। ये बहुत ही हैरान कुन, और इससे साबित होता है कि चाइना कितना तरक्की कर रहा है। चीनी साइंसदानों ने हाल ही में एक तजुर्बे के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक ट्रेन का तजुर्बा किया गया जो सिर्फ 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई, और ये रफ्तार आंख से वाज़ह तौर पर देखना भी मुश्किल है। अब एक चीज जो देखनी भी मुश्किल है, 700 किलोमीटर फी घंटा, चलो तो फिर भी समझ में आता है। ये जो इस खबर की हेडलाइन थी 2 सेकंड्स में 700 किलोमीटर, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है या नामुमकिन नजर आती है। जिन की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड भी इतनी नहीं होगी 700 किलोमीटर। वो कह रहे हैं इस तजुर्बे में हम 10 साल से कर रहे हैं, और इस पे आगे की वर्किंग भी जो है वो जारी है। साइंसदानों ने 25 दिसंबर को इस सुपर फास्ट ट्रेन का तजुर्बा किया, और तकरीबन 1 टन वजन वाली ये ट्रेन एक खास 400 मीटर लंबी ट्रैक पर चलाई गई। और ये जी चीन की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसके साइंसदानों ने ये 25 दिसंबर को किया था। और साइंसदानों का कहना है कि अब तक की तेज़ तरीन सुपर कंडक्टिंग जो है ये ट्रेन होगी, और जिस पर इंजीनियर्स की टीम जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से काम कर रही थी। और ये ट्रेन जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि चाइना में बहुत सेफ्टी के साथ चले, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन और इस तरह की जो ट्रेन होती है ना, इनके फिर हादसात भी अल्लाह माफ़ करे उसी तरीके से हम लोग बिल्कुल ऐसे ही इनको थोड़ा वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो उसका टाइम भी उनमें होता ही नहीं है कि आप कुछ कर सकें, कुछ ले सकें। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि ऐसी ट्रेन्स में हादसात का जो वो होता है, वो रेशो होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली जी। आखिरी हमारे पास खबर है, एक बड़ी ही अच्छी खबर है, और वो ये है कि व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली पहली खलाबाज की ज़मीन पर जो है वो वापसी हो गई है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली माइकाइल इनका नाम है, और माइकाइला जो हैं वो एक तारीख़ी कारनामा अंजाम इन्होंने दिया है। जर्मनी की 33 साल ये इंजीनियर हैं, और इन्होंने हफ्ते के रोज़ अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी के रॉकेट न्यू शेफर्ड के ज़रिए खला का सफ़र किया था, और वो 5 दीगर मुसाफिरों के हमरा अमरीकी रियासत टेक्सास के मगरबी इलाके से रवाना हुई, और ज़मीन की सतह से 105 किलोमीटर तक बुलंदी पर जो है वो पहुँची थी, और जहाँ उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा खला की हद कारमेन लाइन को अबूर कर लिया था, और ये पूरी परवाज़ तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही। और 33 साला माइकाइला एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA में काम करती हैं, और 2018 में एक हादसे के नतीजे में वो माजूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जद्दोजहद जारी रखी। परवाज़ के दौरान उन्होंने व्हील चेयर ज़मीन पर ही रहने दी, और खला में क़याम के दौरान उन्होंने तकरीबन 3 मिनट तक कशिश शकल के बगैर जो है वो बेवजनी का तजर्बा भी किया है। और ये इस चीज़ को साबित करता है कि आपके ख्वाब जो है वो पूरी करने के लिए आप में लगन होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, तो आप क्या कर नहीं सकते। सो अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारनी होती। ये जो हम कहते हैं हम माजूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। जब आप कुछ करना चाहे, उसकी लगन सच्ची हो, तो आप खला तक भी पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली। छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत।
वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। 2026 की आमद है। 2025 कैसा रहा हमारा सियासी एतबार से और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से गुफ्तगू की कोशिशें भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के दरमियान में होती रही हैं। आइनी और इंतज़ामी इस्लाहात के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। इंतखाबात और इंतज़ामी मुंतकलियाँ भी काफ़ी देखने में आई हैं और सिक्योरिटी और अस्करी सियासी असर वसूख जो है उसके हवाले से, ख़ारजा पॉलिसी, इलाकाई ताल्लुकात, मौशी और समाजी चैलेंजेस के हवाले से कुछ मस्बत रुझानात सामने आए हैं, कुछ मनफी रुझानात सामने आए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 2025 की बात की जाए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही मस्बत रहा है, ख़ासतौर पर ख़ारजा लिहाज से और हमारे सिक्योरिटी महाज पे। 2025 में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके पाकिस्तान के ऊपर जो असरात हैं वो मुस्तकबिल में क्या नताइज उससे सामने आएंगे, इसी के ऊपर आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। और हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन मोहतरमा तंजीला मजहर साहिबा थ्रू वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से हैं। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो ये बताएं आपका 2025 कैसा गुजरा? थैंक यू सो मच नजम, नाजिश, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है, तो जाहिर है एक नया सफर, आप साल के बिल्कुल इख्तिताम पे आपने एक नए सफर का आगाज किया, तो अल्लाह करे बहुत मुबारक साबित हो। और 2025 आई थिंक मेरे लिए ज़ाती तौर पे बहुत सारी सीखने की चीज़ें थी और आपके सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। सो पर्सनली तो आई थिंक कि हम अक्सर आप भी अपने घर में सुनते होंगे ना कि पता नहीं चला साल गुजर गया। Exactly. तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है कि आप इतना बिजी हैं, आप कितनी कमिटमेंट्स हैं, आप इतने मल्टी डायमेंशंस में काम कर रहे हैं कि वक्त का एहसास नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि टेक अवे यही है कि आपको अपने रिश्तों को और अपने आप को जरूर टाइम देना चाहिए। आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि पता नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जैसी सीट पे होके जहां आप सीनियर एंकर भी हैं, तज्जिए भी देती हैं, साथ अपनी डेली रूटीन की लाइफ को भी बैलेंस रखना पड़, साथ ही आप जाहिर है मुल्क की सियासत पे भी आपकी नज़र होती है। सो हर टाइम पे सारी किसी न किसी चीज़ में आप मसरूफ़ रहती हैं। हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, साल 2025 पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा साल था? देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो एक 24/7 एक हैपनिंग सर्कस के तौर पे रही है। बहुत सालों से तो उसमें बिल्कुल कमी नहीं आई। तो 2025 जो है वो सियासी तौर पे को बहुत अच्छा साल नहीं था। कोई सियासी इदारों की मजबूती का साल आप इसको नहीं कह सकते, बल्कि एक कमजोरी का साल मुझे नजर आता है। सियासी डायलॉग जो है वो नहीं हो पाया, किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई, एक स्टेलमेट की सिचुएशन है। और फिर जो जिस तरीके से हालात मिलिट्री और सिविल इंतजामिया की हमेशा से रहे हैं, उस हवाले से तो कुछ अच्छा रहा, क्योंकि हमें ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के सियासी इदारों को, पार्लियामान को फायदा हो रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद नफी में है। क्योंकि देखिए, सियासत जो है वो जब तक मजबूत नहीं होती, मतलब पंजाब ने नहीं कराए लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, उनको कराने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला उसी तरीके से लटका हुआ है। कौन अपोजिशन लीडर होंगे असेंबली में, पार्लियामान आपका मुकम्मल नहीं है। तो जो इख्तलाफात हैं वो ऐसे इख्तलाफात की शक्ल इख्तियार करके, देखिए माजी में भी सियासी इख्तलाफात होते थे, लेकिन निज़ाम को कम रख के या निज़ाम को ना मुकम्मल रख के उसको चलाने की कोशिश नहीं होती थी। तो इस साल में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नामुकम्मल थी, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और कहा गया कि हम जोर से, जबरदस्ती से, बेनियाजी से, मैं रादर कहूंगी बेनियाजी ज्यादा बेहतर लफ्ज़ है, कि बेनियाजी से हम ऐसे ही चलाएंगे, देखें चल रहा है तो चल रहा है। सो आई थिंक बहुत अच्छा सियासी जमातों के लिए, सियासतदानों के लिए अच्छा साल है। तंजीला साहिबा, जिस तरीके से आप सियासी हवाले से बात कर रही हैं, इसी से एक पॉइंट ले लीजिएगा। आइनी और इंतज़ामी इस्लाह हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने काम किया, जिस पर बहुत सारे तज्ज़िये किया, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, 27वीं तरमीम भी पास हुई। तो ये इंतज़ामी और आइनी लिहाज से कैसे देखती हैं आप साल? देखिए, जमहूरियत में ये होता है कि जिसके पास नंबर हो वो जब भी चाहे तरमीम कर सकता है। आइन में तरमीम ज़रा हसास होती है हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ पे सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि जब आइन तब्दील हो रहा होता है नजम, तो वो सिर्फ एक हुकूमत के लिए नहीं हो रहा होता या किसी सियासी जमात के लिए, शख्सियत के लिए नहीं हो रहा होता। उसकी उस तब्दीली का असर मुझ पे, आप पे, हमारे बच्चों पे, हमारे कल पे, हमारी पूरी जिंदगी पे होता है, और वो हमेशा रहने वाला असर होता है। ऐसा भी नहीं है कि वो असर आप अनडू कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना है ना ये कि इन्होंने तो पास करवाने में ना कोई डील की हुई थी कि आपने उस तरह का चैलेंज नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। तो बैकडोर में तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक खामोश इत्तेफाक राय था, लेकिन अपेरेंटली आप देखें कि वो दोनों तरमीम बहुत मुतनाज़ तरमीम है। उनके ऊपर जो शोर शराबा शुरू हुआ था वो आज तरीके से जारी है। जहाँ तक इंतजामी इस्लाहात का मामला है नजम, इंतजामी तौर पे पाकिस्तान में पूरे सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है। हमारी जो अफसरशाही है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं पढ़े लिखे लोग, वो अफसरशाही जो है वो बादशाह बन गए हैं और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम ई गवर्नेंस पे मुंतकिल नहीं हो पाए। आज के ज़माने में भी आप देखें फाइल का सिस्टम है, क्योंकि फाइल आपने दबा के बैठना है, फाइल के ऊपर आपने लोगों को ब्लैकमेल करना है। तो जब तक आप अपने ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप इंतज़ामी तौर पर एक बेहतर निज़ाम नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के फजल से हर शख्स ये समझता है कि जब तक मैं हूँ तब तक ही ये निज़ाम है, इसलिए कोई निज़ाम को मजबूती नहीं करता, निज़ाम को आप ट्रांसपेरेंट नहीं करते। आप देखें यूके में कितने वज़ीर आज़म आए, कितने वज़ीर आज़म गए, तो वहां पे कोई क़यामत आने लगी थी। हमारे यहाँ तो हर शख्स के आने जाने पे क़यामत आ जाती है और वो क़यामत गुजर भी जाती है। सो मेरा ख्याल है कि इंतजामी तौर पे तो हमें बहुत ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है। ठीक, इसी से सवाल लेना चाहूँगी। आपने कहा सियासी इत्तेफाक राय जो है वो हमें कहीं बैकडोर नज़र आई। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि बाकी पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क में जो सियासी बुरहान है इसको कम करने के लिए कुछ जो है वो फैसले किए जाने चाहिए और इसके लिए पार्टी से मुज़ाकरात के लिए दावतें भी दी गई हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार पार्टीज़ जो हैं वो अपने पर्सनल मफाद को साइड पर रख के सिर्फ मुल्की मफाद के लिए ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको कम करने या ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाएंगी या एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे? देखिए, जो मिनिमम एजेंडा है ना उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत हमेशा से रही है। इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो उसके ऊपर जब तक सारी सियासी कुव्वतें इत्तेफाक नहीं करेंगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो मुज़ाकरात हैं बिलखुसूस पीटीआई के साथ, अब पीटीआई का बड़ा अलमिया है और वो हमें समझने की जरूरत है। जाहिर है आपका लीडर जेल में है और आप बाहर जो है वो अच्छे माहौल में बैठ के मुज़ाकरात करना शुरू हो जाए और चीजों पे इत्तेफाक राय करना शुरू हो जाए तो उनको तो उनके वोटर से जूते पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उस इंतहा के खुद ही यरगुमाल बन गए हैं जो उन्होंने एक नफरत और इंतहा खुद पैदा की इमरान खान साहब ने। और अब ऐसा है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप उन्होंने जब वो हुकूमत में थे तब उन्होंने अपोजिशन के साथ भी नहीं रखा था। सही बात है। अब वो अपोजिशन में है, वहां तो बिल्कुल ही डज नॉट मेक एनी सेंस कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बना ले, स्पेशली व्हेन ही इज इन जेल। तो उनके जो वोटर्स हैं उनको तो उन्होंने सिखाई एहतजाज की सियासत है, उनको तो सिखाई उन्होंने। वो तो हुकूमत में होते हुए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर आपको याद हो, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ही वाज। तो उनसे क्या उम्मीद रखें? अच्छा तंजीला साहिबा, हम लोग अगर मौशी इस्तेहकाम की बात करें, आपको लगता है कि 2025 में कोई मौशी इस्तेहकाम आया है? हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा कर रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारे हक में आ रही है, मूडीज़ की रिपोर्ट हमारे हक में आ रही है, IMF प्रोग्राम भी आ गया, हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल रहा है, SIFC बड़ा कुछ कर रही है। तो ये सारे दावे सिर्फ दावे हैं, आपकी क्या स्टडी है इस हवाले से मौशी लिहाज से? वो क्या है, कर्ज की पीते थे मैं, अगर तो कर्ज की पी के आपने खुश रहना और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत मजे का है तो फिर तो आप मजे करते रहे। तो लैंडिंग के ऊपर तो आपकी इकोनॉमी अगेन एंड अगेन वही पॉलिसीज हैं, फिर इनको रिप्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए? क्यों हम शायद वो मुल्क हैं जिसने सबसे ज्यादा IMF प्रोग्राम्स में हम गए हैं, सबसे ज्यादा जाने वाले मुल्कों में है और बार बार जाते हैं। जब आप कोई मौशी प्रोग्राम या माली प्रोग्राम लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी इकोनॉमी में कुछ मसाइल हैं, आपको थोड़ी देर के लिए एक सहारा चाहिए। अब आपने उस सहारे को परमानेंट सहारा समझ लिया है और जिंदगी उसी को बना लिया है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जिन मुआशी इस्लाहात की जरूरत है, आपको इंडस्ट्री अपनी बेहतर करनी है, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। हुकूमत का काम नहीं है कि वो बिजनेसेस करे। अच्छी बात है PIA की निचकारी हुई है, लेकिन क्या हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने बाकी बिजनेसेस भी छोड़ने हैं और प्राइवेटाइज करने हैं? तो पॉलिसी का बड़ा फुकदान है। और मुआशी तौर पे आपने देखा ना, आपने ग्रोथ की इकोनॉमी अगर आपने बनना है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें तब्दील करनी। हम बड़े सहल पसंद हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते,
हम जो बिजनेसेस के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है उसकी तरफ नहीं जाते। हमें क्योंकि कर्जा मिल जाता है कहीं ना कहीं, और फिर दिफाई और जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान एक ऐसे उस पे जंक्चर के ऊपर है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को कोई बेल आउट हो ही जाता है जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस हुआ है। तो उसकी वजह से भी ना हम समझते हैं कि वो क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं कि कोई ना कोई जो है ना वो अनदेखी एक ताकत है जो पाकिस्तान को आपको लगता है कि है वो आप बार बार आप डूबने के पास जाते हैं और अनदेखी ताकत का इंतजार करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि डूबने के पास ही खड़े रह के कैसे जिंदगी गुजरेगी आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तो अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि बेशक आपको सहारा चाहिए तो मैंने कश्ती भिजवा दी थी, बैठ जाना चाहिए था। एक ही सवाल पूछना चाहूँगी, क्या हम जो है वो सियासत से ही स्टेबिलिटी ना लाने से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए हम कोई मुआशी या मईशत को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाते हैं? मतलब सियासी इख्तलाफात से ही आगे नहीं बढ़ पा रही पार्टी। हम नुक्ताचीनियाँ ही करते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी वजह से ये खराब हो गया। क्या लगता है कि इसी की वजह से ही हम पीछे रह जाते हैं? ज़ाहिर है एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, निज़ाम को कमज़ोर करते रहेंगे। जब आप समझें कि इनसे निज़ाम नहीं चलता, हम चला लेंगे, इनको धक्का दें, हम आ जाते हैं, फिर दूसरा आके आपको धक्का दे, तो निज़ाम तो बेचारा वही खड़ा इंतजार कर रहा है कि मेरी तरफ कोई तवज्जो करे। देखिए मसला ये है कि ये जो आपकी सियासी अशराफिया है मेजॉरिटी, ये स्टेक होल्डर नहीं है इस सिस्टम की, ये कंज्यूमर्स नहीं है इस सिस्टम के कंज्यूमर्स में और आप और अवाम है। तो इनको तो कोई मसला नहीं है, इनके बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर जाके भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे अगर पब्लिक सेक्टर जो है उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो इनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होंगे इनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर करप्शन इसी तरह से रहेगी, देखिए IMF की रिपोर्ट जो करप्शन के हवाले से आई वो दैट इज एन आई ओपनर। तो आप इन तमाम चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। मसला ये है कि आपको पूरी अपनी जो सियासी स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, ग्रास रूट से आपको लोगों को लाना पड़ेगा। अगर मामे का बेटा, खाला की बेटी, फुफो का बेटा यही सियासत करते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हाँ उनका तो कुछ है नहीं ना, उनका स्टेक नहीं है यहाँ पे। तो आप देखें कि बल्दियाती इंतखाबात कराने में और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने में इवन जमहूरियत पसंद जमातें भी कहीं ना कहीं रुकावटें डालती हुई नजर आती हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। सियासत पे किसी खानदान की, किसी क्लास की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। जब तक की मुंतकली जो है उस पर ये लोग बिलीव ही नहीं रखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तंजीला मजहर साहिबा हमसे मौजूद रहने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एंड वी होप कि 2025 जिस तरीके से गुजरा है सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, 2026 इससे बेहतर हो, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़े। एक वक्फा शामिल करेंगे, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे, हमारे साथ कहीं जाइएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है सर्दियां हैं तो उसमें जिल्द का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन केयर की रूटीन जो है उसको फॉलो करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ व्हेन वी लुक अराउंड इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और अब तो मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ पर भी एस्थेटिक सर्जन्स जो हैं, एस्थेटिशियंस और इस तरह आपके डिफरेंट क्लिनिक्स रिलेटेड टू डर्माटोलॉजी वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले फोकस होता था मेकअप के हवाले से, लेकिन अब मेकअप के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर जो है ना वो बेहतर करें। और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो मर्दों के लिए भी हैं और ख़वातीन के लिए भी हैं। और इसी के ऊपर बात करेंगे। और ख़ासतौर पर सर्दियों में आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए, कैसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक तमाम तरह की स्किन का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे आपकी फ़ेस की जो है ना वो क्लिनजिंग से लेकर हाइड्रा फेशियल और इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, हमारी ऑडियंस समझ गई होगी हम किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। उसी के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम लोग इस सेगमेंट में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शी इज़ एस्थेटिशियन और इस्लामाबाद में अपना क्लिनिक रन कर रही हैं। वी हैव विद अस मोहतरमा फ़ायज़ा हैदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग and very good morning. Walaikum assalam and very good morning to you guys as well.
वेल फ़ायज़ा, मुझे ये बताएं कि आजकल आपके पास सबसे ज़्यादा क्या केसेस आते हैं? और जनरली हम देखते हैं तो स्किन केयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, डिमांड बट बहुत बढ़ सर्दियों में देखते हुए एक्ने की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का मसला है, ओपन पोर्स का मसला है, ऐसे क्या क्या मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा आप डील करती हैं आजकल? सो आजकल सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ड्राई स्किन की, बिकॉज हीटर्स ऑन है, मॉइस्चर का नहीं पता, ह्यूमिडिटी का नहीं पता, और डायरेक्ट हीटर्स के सामने बैठ रहे हैं, और फिर अगैन पानी बहुत कम पीते हैं बिकॉज सर्दियों में हम लोग को नहीं समझ आती, तो ड्राइनेस का बहुत इशू आ रहा है, फ्लेक्स बन रहे हैं, एक्जिमा अगर आपको है तो वो ट्रिगर हुआ हुआ है, तो ज़्यादातर आजकल केसेस इस टाइप के आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या रिकमेंड करती हैं? जैसे कि मैं खुद भी बताना चाहूँगी, हालांकि मैं आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स में हर बार ही मॉइस्चराइज़ करती हूँ, बट उसके 15 मिनट बाद ही वो ऐसे खुश्क हो जाते हैं जैसे मैंने कोई मॉइस्चराइज़र लगाया ही नहीं है। सो एक तो ये बताएं, मॉइस्चराइज क्रीम्स वगैरह के साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए हम क्या ऐसे कुछ खानों में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो घरेलू टोटके कर सकते हैं कि हम जो है पहले से ही मॉइस्चराइज रहें, बजाय इसके कि हम सिर्फ क्रीमों का इस्तेमाल करें? देखिए, मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, वो स्किन को हाइड्रेट नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग आके कहते हैं, हम खुद भी यही समझते थे जब तक हमने पढ़ा नहीं था, कि मॉइस्चराइज़र बस लगा लिया एंड दैट्स इट। और फिर हमें होता था यार मैं तो हर वक्त लोशन लगाता रहता हूँ। आप सुनते होंगे कि नहीं, हाथ जो है वो फिर भी सख्त है या ड्राई है। उसकी रीज़न है कि मॉइस्चराइज़र ऊपर एक थिक लेयर बनाता है, एक थिक कंपाउंड की लेयर बनाता है, जिससे आपका जो ऑलरेडी हाइड्रेशन है आपके स्किन पे वो एस्केप नहीं करती, वो ऊपर से जाती नहीं है, वो वहाँ लॉक हो जाती है, लेकिन वो हाइड्रेट नहीं करता। हाइड्रेट करने के लिए आपको अगैन पानी पीना है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना है, वो चीज़ें जो स्किन की लेयर्स को अंदर से हाइड्रेट करें। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के मॉइस्चराइज़र एंड हाइड्रेशन आर टू वेरी डिफरेंट टर्म्स। क्योंकि मैं ये मेरा अपना ही सवाल था कि मेरी स्किन जो है ना वो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ड्राई है, और ऊपर से मुझे कोई मॉइस्चराइजर ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे पे काम भी करता है, तो दैट वाज इसलिए मेरे सवाल था। अच्छा, इसी से सॉरी मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, मेरे इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि सिर्फ सर्दियों में अगर हम देखें तो स्किन न सिर्फ ड्राई हो जाती है, बल्कि आपके फेस पे से वो ग्लो और वो जो शाइन एक होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। साथ ही अगर हम देखें तो हमारे बाल जो हैं एक तो गिरना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, ऐसे ड्राई हो जाते हैं जैसे हम कहते हैं कि घास फूस है। सो इन सारी चीज़ों के लिए हम खाने में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें, ऐसे कौन से ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें कि ये सारी चीज़ों जो है में किसी हद तक कमी आ सके? लाइक आई सेड के हाइड्रेशन जो मॉइस्चर है ना, आप अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो इतना इंपॉर्टेंट मॉइस्चर आपकी स्किन में, हाइड्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी एजिंग, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, आप इस तरह की जो भी हम लोग इश्यूज आजकल सुनते हैं सब हाइड्रेशन के साथ लिंक्ड है। अगर आपकी स्किन आप अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं है, आपकी स्किन जल्दी सैग कर जाएगी, फाइन लाइंस आ जाएंगी। जब फाइन लाइंस आएंगी तो फर्दर आपके इश्यूज बनते जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। जिस आपने बात की सर्दियों में बिल्कुल बाल सूखते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड कि हम लोग उस तरह ख्याल नहीं रख सक रहे होते, हम लोग पानी नहीं पी रहे होते। गर्मियों में हम और किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो जूसेस पी लिए, कुछ इस तरह का पी लिया। सर्दियों में हमारी जो है वो जोर चाय या कॉफ़ी पर हो जाता है या ग्रीन टी पर हो जाता है। और मैं पर्सनली मुझे, बिकॉज मेरी बेसिक डिग्री है जो है वो क्लिनिकल डाइटिशियन की है, सो मुझे इस तरह जो मेरी अपनी नॉलेज है या जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है ग्रीन टी और ये सब आपको एक समहाउ एक टाइम के बाद उल्टा ड्राई करना स्टार्ट हो जाती हैं। हम ये टर्म्स अपनी नानियों वगैरह से सुनते होते थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन रहे। आप लोग मास्क यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर पे मास्क यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें आपके वाटर कंटेंट ज़्यादा है। खाने की अगर हम बात करें तो गुड फैट्स जो होते हैं, जिस तरह नट्स हैं, क्यों सर्दियों में हमेशा नट्स को हम लिंक करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, इट हैज़ गुड फैट्स, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी बॉडी का ऑयल, हमारी बॉडी का मॉइस्चर जो है वो लॉक है। आमंड्स, वॉलनट्स हो गए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं एक अच्छी मिकदार में, जिसको हम कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डे, सो वी नीड टू यूज़ दैट। ऑलराइट, मुझे ये बताएं कि स्किन टैन क्यों होती है और स्किन टैन के लिए हमें क्या क्या जो है ना वो इसके करने चाहिए? हाइड्रोफेशियल है या और क्या क्या चीज़ें हमारे पास में? ठीक है, देखिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो है जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते बीइंग पाकिस्तानी, दैट इज़ सन एक्सपोजर। हमारे पाकिस्तान में सन का बहुत एक सख्त धूप है हमारे मुल्क में, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है येट एक बुरी चीज़ भी। अगर हम नॉर्थ अमेरिका या उन जगहों पे जाएं तो वहाँ पर धूप इतनी कम होती है। इवन सर्दियों में हम मैं जिस दिन मैं रोज़ कहती थी कि यार आज धूप हो, आज धूप हो, हमारा धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
सेकेंडली हम लोग को ये नहीं पता कि सन ब्लॉक हम जब ना सुनते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म, जब तक मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी मुझे लगता था ये एक मिथ है, सन ब्लॉक यूज करें, सन ब्लॉक यूज करें, 4 आवर्स के बाद यूज करें। SPF क्या होता है? सो द बेसिक what is SPF? What's the concept of SPF? So basically SPF की एक कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल इफ योर सनब्लॉक सेज कि इट्स 60 SPF, तो 60 को हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली 60 SPF जो आपने सनब्लॉक लगाया, अगर 8 बजे लगाया तो आफ्टर 4 आवर्स उसका असर खत्म हो जाएगा। Okay. When my clients come to me and tell me कि हम लोग तो सनब्लॉक सुबह सुबह लगाते हैं बट फिर भी इस तरह हो गया, इट्स बिकॉज यू आर अंडर द सन फॉर लाइक द होल डे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 8 बजे अपना सनब्लॉक लगा रहे हैं 60 SPF, अगर 70-80 SPF भी है, यू नीड टू रीअप्लाई इट अराउंड 12 o'clock 1 o'clock अगैन, ठीक है। सेकेंडली ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हम लोगों को ये नहीं पता कि खाली सन आपकी जो है वो फोटोसिंथेसिस को आपको डैमेज नहीं करता। ये लाइट्स जिस तरह हैं, हम ट्यूब लाइट के नीचे बैठे हुए हैं, मेरे पास बहुत खवातीन आती हैं और कहती हैं हम तो घर से ही नहीं निकलते। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप खाना बना रही हैं, आप टीवी के आगे बैठी हैं, ये सब रेज हैं। सो मेक श्योर कि जो आप सनब्लॉक यूज करें उस पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेंशन्ड है, ताकि वो आपका UVA UVB दोनों चीजों को जो है करना क्या चाहिए हमें अगर अब स्किन टैन तो हो गई, अब क्या करना है? वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग हाइड्रा फेशियल की, जिसमें हमने बात की है, हाइड्रा फेशियल सुपरफिशियली आपकी स्किन को क्लीन करता है, एग्जैक्टली टैन नहीं रिमूव करेगा। कई दफा हम लोग को ये समझ नहीं आ रही होती टैन इज समथिंग एल्स, एंड अगर आपकी स्किन में मैल या गंद एक्यूमुलेट हुआ है, दैट इज समथिंग एल्स। टैनिंग के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं कि हम लोग मिनरलिक एसिड्स हो गए, आपके लैक्टिक एसिड्स हो गए, जो इन चीज को कट डाउन करते हैं वो यूज कर सकते हैं। हम केमिकल पील्स की तरफ जाते हैं अगर सुपरफिशियल टैन है, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं। ये क्या डिफरेंस है? सो देखिए, जो टैनिंग है वो सुपरफिशियल है, आपने धूप के थ्रू आपकी स्किन टैन हो गई, आपने जिस तरह हम लोग टैनिंग लोशंस का सुनते हैं कि आपने सुपरफिशियल अप्लाई किया। हाइपर पिगमेंटेशन एक वो चीज़ है जो एक्सटर्नल प्लस इंटरनली आती है। बहुत सारी खवातीन आती हैं प्रेगनेंसी के बाद हाइपर पिगमेंटेशन होगी। उसकी रीज़न क्या है कि आपका HCG लेवल्स, आपका जो है आपका हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हुआ है। जब वो फ्रीक्वेंट ऊपर नीचे आपकी चीज़ें हुई हैं तो हाइपर पिगमेंटेशन बन गया है। हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू एक नॉर्मल टैन को ट्रीट करना। टैनिंग को ट्रीट करने के लिए हम आपका केमिकल पील्स कर सकते हैं, विटामिन C के साथ आपको मास्क लगा सकते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाते हैं। सो अगर आपको टैनिंग है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं, ताकि वो आपको डिफरेंस दोनों चीज़ों में बताएगा। वो आपका स्केड्यूल पूछेगा कि आपका क्या रीजनिंग थी, कोई मेडिकल रीजन तो नहीं है कि आप टैन आपका आया हुआ या हाइपर पिगमेंटेशन आई है, वो आपको उसी हिसाब से डील करेंगे। ये तो हो गई ना कि हम टैन किस तरह हटा सकते हैं, हाइड्रा फेशियल के क्या फ़वाइद या नुकसानात है। अब हम आते हैं कि जो लोग जो है वो सर्जरीज का रुख करते हैं, सर्जरीज कराते हैं। डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, हर चीज़ की होती हैं। एक तो उसके बारे में हम ये बताएं कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मोस्टली हमने ये सुना है, देखो हाँ, मतलब देखिए आप लेट्स सपोज लिप फिलर्स लोग लगवाते हैं, ठीक है। आप आजकल तो आईब्रोज टिंटिंग भी होने लगी है, इवन आंख के अंदर भी जो है पता नहीं क्या करते हैं, उसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं है। एक्सटेंशंस के हवाले से तो आपका मतलब नेचुरली आपका स्टार्ट तो हुई था। सारी चीजें बताती हूँ कि मुझे किस किस बारे में पूछना है, क्योंकि हम खवातीन हैं, मोस्टली हमारा इंटरेस्ट भी इन्हीं चीज़ें में होता है। ये तो सर्जरीज में जो डिफरेंट सर्जरीज आती हैं, आई लिप्स जो है, इवन चीक्स जो है वो फिलर्स लोग लगवाते हैं, मुंह पूरे फिक्स हो रहे हैं आजकल तो आई डोंट नो कि अगर ये ठीक है। हाँ, दिखने में तो हम ये कह सकते हैं वो ओवरकोट हमने आई थिंक बचपन में किताब में पढ़ा था कि जी बाहर से हम ज़ाहिरी तौर पे तो खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी बॉडी पे क्या मुज़िर असरात जो हैं वो पड़ते हैं। साथ ही साथ ये बताएं कि अगर हम ये सब कर लेते हैं सो कितना जो है वो टाइम स्पैम तक वो चीज़ जो है वो सूटेबल रहती है और उसके बाद उसको रिमूव कराना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें लिंक्ड भी हैं, लेकिन जो है जाननी भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट तो रखते हैं कि सर्जरीज करवाएं खूबसूरत, क्योंकि खूबसूरत हर कोई भी दिखना भी चाहता होता है। मैं भी बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ, लेकिन इसकी जो है वो लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर रन में कितने मुज़िर असरात जो हैं वो होते हैं हमारी बॉडी पे। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि बाहर के मुल्कों में, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली, मैं यूरोप की बात नहीं करी, UAE वगैरह की बात नहीं करी, ये चीज़ें जो सर्जरीज़ हैं दे आर नॉट वेरी कॉमन बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। उनको सिर्फ वही लोग करा सकते हैं जो सोशल मीडिया भी नहीं मैं कहूँगी, जो एक अलग क्लास है, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है।
जब मैं पाकिस्तान आई आज से 2 साल पहले, तो मैं जब क्लिनिक्स में काम करने गई तो मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड देखा कि हर बंदे मेल हजरात के सर पे पट्टी लगी हुई थी, हर बंदा ट्रांसप्लांट करा रहा था, ठीक है। या मैंने ये चीज़ इस्तांबुल से या टर्की से जब ट्रैवल किया कनाडा, वहाँ देखी होती थी कि आधी जो अगर 100 मर्द हैं तो उनमें से 90 के सर पे पट्टी लगी होती थी। तो वो तो चले समझ आती है, वहाँ से चीज़ ओरिजिन हुई है। पाकिस्तान में मैं हमेशा एक शो में अपने बात कहती हूँ कि हम लोग को सोशल मीडिया ने ना अच्छा भी कुछ चीज़ों में किया है, कुछ चीज़ों में हमें फेक स्टैंडर्ड्स पे भी कर दिया है। हम लोग फिल्टर्स लगा के हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो कुछ आवाम आ रही है जिनको समझ नहीं है, आप हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग का एक्सपोजर है, हमें पता है कि ये चीज़ें नेचुरल नहीं है। जिन लोगों को आप देख के जो है वो अपने माइंड में अपने इमेज बनाई हुई है, आपने उनको लाइव 1-on-1 नहीं देखा हुआ। कुछ लोगों को मैंने देखा और उनको पहचानना इतना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हम अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि हमें एक फिल्टर वाला चाहिए। हम लोग आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में, चीक बोन सबकी निकली है, होंठ सबके मोटे हुए हैं, आईब्रोज लिफ्ट हुई हैं, ऑनेस्टली सबका सेम लग रहा होता है। मतलब एक टाइम के बाद आप देखें, और यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप दुबई चले जाएं तो वहाँ पर तो सब एक जैसे मुंह के, हाँ, एग्जैक्टली। और आई डोंट नो, आपने कुछ अर्सा पहले टीवी में खबर आई थी, आपने सुनी थी कि नहीं, एक चाइनीज बंदा था, कोई बहुत टॉप नॉच बिजनेसमैन था, उसने एक बहुत खूबसूरत चाइनीज लड़की से शादी की और फिर उसके बच्चे हुए तो उसके बच्चों की जो शक्लें थी वो अच्छी नहीं थी, और जब 3 बच्चे हुए तो बाद में पता चला कि उसने फुल प्लास्टिक सर्जरी की थी और वो उसने सू किया और बहुत एक टॉप उस पे वो केस गया था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हम लोग अपना जो कुछ नेचुरल चीज़ है उसको नेचुरल ही रहने दें। जहाँ तक आप बात करी हैं साइड इफेक्ट्स की, तो बिकॉज मैं ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जन तो नहीं हूँ, बट बिकॉज आई वर्क विद प्लास्टिक सर्जन्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड हर चीज़ का नुकसान है, इन लाइट्स का नुकसान है, हम जो लगा रहे हैं उसका नुकसान है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो भी चीज़, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक बात बोलती हूँ, जो भी चीज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में तक जा रही है, आपकी स्किन के ऊपर भी लग रही है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो डू नॉट गो फॉर समथिंग, इवन आई टेल दैट टू माई क्लाइंट्स, इफ़ यू गाइज डोंट नीड फिलर्स, डू नॉट गो फॉर फिलर्स, ठीक है। जो चीज़ नेचुरली ठीक हो सकती है उसको अभी मत ख़राब करें, स्पेशली जब तक आप 50 साल या इस तरह नहीं हो गए। मैंने पाकिस्तान में ट्रेंड देखा है कि मेरे पास जो क्लाइंट आता था, नाक को मत हाथ लगाइएगा, तो मुझे समझ नहीं आता था, एंड कितने अरसे बाद समझ आया कि सबकी राइनोप्लास्टीज हुई हुई हैं, सबकी नाक की सर्जरीज हुई हुई हैं, 20 साल 25 साल, मतलब और कोई रीजन नहीं। अच्छा, तो सर्जरी के बाद हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत पेनफुल रहता है, काफी सालों तक पेता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इतना दर्द बर्दाश्त, इतना दर्द बर्दाश्त, आपकी हड्डी खोल बंद करके और उसकी जो हीलिंग होती है। तो मैं फिर भी एक बात, फिलर्स में भी मैं यही बात कहूंगी कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज उसकी तरफ मत जाएं, ऐसे ट्रेंड को फॉलो मत करें जो कि आपको पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेट्स टॉक अबाउट ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी अम्माएं जो हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं एक एज के बाद, इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि मैं इसको कंपेयर किस चीज़ से करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर मैं ये देखता हूँ, कोई भी आप फ्रूट जो है ना, जब वो ताज़ा होता है तो वो बिल्कुल खिंचा खिंचा सा और अपनी जगह पे होता है, और फिर कुछ अर्से के बाद ना वो ढीला ढीला सा होना शुरू हो जाता है। सो इसी तरीके से हमारी स्किन भी होती है। तो ये फ्रेशनेस क्या लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रह सकती? नेचुरली अल्लाह एक इंसान को बनाया है, हम एक साइकिल ऑफ लाइफ देखते हैं, बच्चा होता है, वो फिर बड़ा होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो बुजुर्ग बनता है, जैसे कहते हैं बच्चा हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो एक साइकिल है। हमारे सेल्स हैं, उनका भी इसी तरह है कि वो मतलब एक सेल बना, वो उसके आगे इसके सारा प्रोसेस हुआ, वह मैच्योर हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया। आफ्टर द एज ऑफ 25 हमारी स्किन नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत स्लो कर देती है, ठीक है, और 30 के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और ये इरिवर्सिबल है? यस, ये एक नेचुरल चीज़ है। ऑब्वियसली इसमें आपके जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपकी मेडिकल कंडीशंस होती हैं। कई दफ़ा आप देखेंगे कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी है, तो अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि मेरी नानी दादियों की बहुत अच्छी थी। Then here comes LA के सर्जन्स, हाँ? Yes, exactly. लेकिन मैं आपको बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नोट किया, अगर आप नोट करें जो हमारी अम्माज हैं उनकी स्किन बहुत बेहतर है, अभी जो जनरेशन है। आप देखें द फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो 30-30 साल की लड़कियां, 25 साल के बाद के
लड़के आ रहे हैं, उनके फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, हमारी माओ में ये चीज़ आफ्टर 50 आई थी, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मुंह पे नहीं अप्लाई होती थी, ठीक है, बहुत चीज़ें बेहतर थी, खुराकें बहुत बेहतर थी, अब एयर क्वालिटी बहुत बेहतर, स्ट्रेसेस तब भी थे, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ अपनी अम्मा से कि बच्चा पालना मुश्किल है तो आप लोग का आसान था, तो वो कहती है हमारे मुश्किल थे, बट उस टाइम पे करियर का इतने टेंशन नहीं थे। अब छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, मैंने मेक श्योर किया हुआ मेरी बेटी को ग्रेड का ना पता चले, मार्क्स का क्या होता है, बट शी नोज दैट, वो कंसर्न होती है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर्स बहुत हैं, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हमारी स्किन पे इन सब चीज़ों पर आती हैं, दे आर नॉट इरिवर्सिबल बट दे कैन बी स्लो डाउन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जो अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में बात करें तो जो चीज़ें आपके कोलेजन को बूस्ट करती हैं, जिस तरह अगर आप बात करें तो हम लोग जिस तरह रेटिनॉल्स हैं, रेटिनॉल्स आपकी कहते हैं एजिंग के उसको करती हैं, इलास्टिसिटी, जिस तरह हमने फ्रूट्स की बात किया, आहिस्ता आहिस्ता उनमें इलास्टिसिटी उनकी स्किन में खत्म होती जाती है। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगी, ड्राई होते जाते हैं, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट कि जब मॉइस्चर होता है ना चीज़ में, तो कहते नहीं है कि अगर आपने सैंडविचेस बनाए उस पर गीला कपड़ा डाल के रखें, उसको रखें, उसमें मॉइस्चर है, जब मॉइस्चर रहेगा वो ताज़ी रहेगी, इसी तरह तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हमारे पास टाइम वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ना सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, एक तो अश्वगंधा जो बीट एक रूट है उसका पाउडर लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कोलेजन पाउडर बहुत यूज़ हो रहा है, इसी तरह की मैग्नीशियम ग्लाइसिनाइड की मेडिसिन जो है बहुत रिकमेंड की जा रही है और बहुत प्रमोट की जा रही है। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो वाकई में बेहतर है कि हम जो है उसका इस्तेमाल करें डेली के बेसिस पे, तो इंसान की स्किन भी अच्छी रह सकती है और सेहत भी अच्छी रह सकती है। जो स्किन में बेसिकली हम अल्फा हाइड्रोक्सी AHAs कहते हैं, ये सब नेचुरल चीज़ों से बनी है। जो आपकी रेटिनॉल की बॉटल है, जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, ये कहाँ से आ रहा है? सैलिसिलिक एसिड आपका दरख्तों से आ रहा है, लैक्टिक एसिड आपका कहाँ से आ रहा है? आपका मिंडालिक एसिड बादामों से आ रहा है, लैक्टिक एसिड आपका दूध से आ रहा है। तो डेफिनेटली नेचुरल चीज़ों के अपने हैं, बट हमें प्रोपोर्शंस नहीं पता। हम लीमू लगाना शुरू करते हैं तो हम लगाते जाते हैं विदाउट नोइंग कि कोई इतना एसिडिक होता जा रहा है। इसी तरह जो ये सारी चीज़ें हैं इनके डेफिनेटली हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रिसेंटली आई केम अक्रॉस इट, और स्लीप में बहुत हेल्प करता है, मसल रिलैक्सेंट है, मैंने खुद यूज़ किया है, मेरे फादर यूज़ करें, इट्स वेरी गुड। लेकिन जो बाकी चीज़ें ना, मैं फिर कहूँगी कि देखिए उनका बिजनेस है, उन्होंने उसको प्रमोट करना है, बट डू नॉट यूज़ इट जस्ट देखते हुए कि वहाँ पर इसका ऐड आ रहा था और कितने सारे लोग आके बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, बिकॉज यू नेवर नो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो ट्रू। वेल, थैंक यू सो मच फायजा हैदर फॉर कमिंग, यू स्पीक सो, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला जो इससे पहले पता नहीं थी। एग्जैक्टली, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे आज हमने अपने प्रोग्राम में स्टार्ट में ही जिक्र किया था, बलूचिस्तान की एक बच्ची जो कराची ट्रैवल कर रही थी और कम उम्र होने के साथ साथ वो किसी गलत लोगों के आहते चढ़ गई और उस वजह से उसको यूज़ किया गया, फिर उसको ख़ुदकश जो है के लिए तैयार किया जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मौके पे वो रेस्क्यू हो गई। ये हम जो कहना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ वो ये है कि आजकल बच्चों की जो परवरिश में कहीं या तो हमसे भूल चूक हो रही है, या हम उन पे सही से नज़र नहीं रख पाते हैं, या उनको गाइडलाइन उस तरह से ठीक से नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे शशोपंच का शिकार हो जाते हैं और वो एक तरह से गुमराह हो जाते हैं। फिर वो बाहर कुछ ना कुछ शफकत ढूंढते हैं, मोहब्बत ढूंढते हैं, और इसी चक्कर में लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। आजकल के जो बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से अगर हम बात करें, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है, आलमी चैलेंज कह सकते हैं कि बन चुका है कि बच्चों को आखिर कितनी जो है हम
वो अटेंशन दे तो ही वो एक अच्छा बच्चा जो है वो खुश अखलाक भी होगा, साथ में उसको किसी किस्म की जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, खुश खुरम होगा, खुश मिजाज होगा, तो ही वो अच्छे से इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरम रहमान, साइकोथेरेपिस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। इरम, बताइएगा कि आपने बहुत सारे केसेस डील किए होंगे जिसमें आप अडल्ट्स को भी डील करते हैं, बच्चों को भी, बच्चे तो खैर नहीं लेकिन टीनेजर्स। ये बताइए जो प्रॉब्लम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो घर से ज़्यादा बाहर तरजीह देते हैं लोगों से बात करने में, उनके साथ अलेक से लेक रखने में, और फिर लोगों के हाथों वो गुमराह भी हो जाते हैं। सो क्या वजह है कि वो घर से ज़्यादा बाहर जो है वो तवज्जो ढूंढते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये कि कोई एक रीज़न नहीं है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये एक मसला है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स कलेक्टिवली जिनकी वजह से कलेक्टिव फेलियर है, मैं ये कहूँगी पेरेंटिंग का, जिसमें पहली चीज़ ये है कि घर पर तवज्जो ना मिलना, घर पर इज़्ज़त ना मिलना, घर पर मोहब्बत ना मिलना, और पेरेंट्स को जो एक सेफ़ स्पेस बनना है वो नहीं बन पाते, उसमें वो फेल हो जाते हैं और फिर बच्चे बाहर सहारे ढूंढते हैं। एक वजह ये होती है सोसाइटी जो है वो कांस्टेंट कंपैरिजन करती रहती है, कज़न्स का, आपस में दोस्तों का, आपस में रिश्तेदारों का, तो सोसाइटी भी वो रोल नहीं प्ले कर पा रही, स्कूल्स हैं वो प्रेशर डालते रहते हैं। तो आई सी इट एज अ कलेक्टिव प्रॉब्लम कि वो फिर जहाँ उनको जो सेफ स्पेस मिलती है वो वहाँ जाकर अपनी बातें भी शेयर करते हैं, विच इज़ डेंजरस, क्योंकि अब तो गेमिंग वाला दौर है तो लोग ऑनलाइन भी बातें कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा गेमिंग के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि वहाँ पर भी उनको मिसगाइड और मिसलीड किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा, सो इरम, हम लोग बात करेंगे ये जो उलझन है इस वक्त माँ बाप के लिए टेक्नोलॉजी भी, और दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में उस तरीके से वो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं है मौजूद, और घर पर जब बच्चे आ जाते हैं उनको भेज दिया जाता है ट्यूशन के लिए, या वो दीगर एक्टिविटीज़ समर कैंप्स की हद तक ही सिर्फ रह चुकी हैं। हम लोग अपने बच्चों के साथ ये क्यों ज़्यादती कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये वालिदैन हैं जो बच्चों के साथ इस वक्त ज़्यादती कर रहे हैं। जब ये बहुत पुराना ये चला आ रहा है सिस्टम के, प्राइमरी फोकस जो है पेरेंट्स का वो एकेडमिक्स है कि पढ़ाई करें, बच्चे नंबर अच्छे लें, और वो उसी को कामयाबी समझते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। कि अल्टीमेट सक्सेस यही है कि आप एक बड़े ओहदे पे फायज हो जाएं, लेकिन उसका आप देखें सोसाइटी में उसका फेलियर इस तरह नज़र आता है कि बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं जो हॉरिबल हस्बैंड्स हैं, बहुत कामयाब टीचर्स हैं जो बहुत बुरे पेरेंट्स हैं। उसकी वजह यही है कि जब आप फिजिकल हेल्थ एज वेल, आई मीन, जी, फिजिकल हेल्थ के हवाले से आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि एक बच्चे की जितनी नीड खाना है, पीना है, सोना है, उसी तरह उसकी फिजिकल एक्टिविटी एक उसकी नीड है कि उसने भागना है, दौड़ना है, उछलना है। फिर हम उनको घरों में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सोफे पे इस तरह नहीं खड़ा होना, यहाँ नहीं भागना, वहाँ नहीं जाना। तो फिर आप उनको आउटलेट्स भी दें ना, आप बच्चों को साइकिलिंग के लिए ले जाएं, आप एक साइकिल में इन्वेस्ट कर दें जो आप उनको गेम्स दिला रहे हैं कि वो उनकी फिजिकल वो थकें। अगर साइकिल भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो भगाएं, पार्क में ले जाएं, इधर उधर भागें, दौड़ें बच्चे, उनके सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे कि वो खाता नहीं है, वो ये नहीं करता, वो थकेगा तो खाएगा ना। हाँ। और एकेडमिक्स एक पार्ट है, बहुत सारे डिफरेंट तरह की जहानतें होती हैं, और फिजिकली बच्चे का एक्टिव होना उसकी सेहत के लिए, उसकी इमोशनल बीइंग के लिए, उसकी मेंटल, इवन अडल्ट्स देखें अगर हम जिम नहीं जाते, हम कितना लो, कितना डाउन, कि इट हेल्प्स यू अलॉट विद योर इमोशंस आल्सो, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, वो सारी हेल्थ कंबाइंड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात की जैसे कि हम एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह दिमाग को जो है वो तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपकी बॉडी को फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होती है। ये किसी बच्चे के लिए नहीं होता, ये आपकी बॉडी की नीड होती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो ताकि या तो कल को वो एथलीट बने, या फिर एकेडमिक्स, वो कहीं ना कहीं फिर बच्चे की सोशल लाइफ जो उसकी बच्चे कजन्स के साथ बैठ के जो खुशगपियाँ होती है वो नहीं हो पाती। उस वजह से भी बच्चा क्या लगता है कि सिर्फ या तो डिप्रेशन में जाएगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही होके रह जाता है। ये भी हमें देखने में आया है, आपको नहीं लगता? देखिए, आपने हेल्थ को इस तरह देखना है कि वो तीन चीज़ें हैं, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, जैसे कहते हैं ना माइंड, बॉडी एंड सोल। आपने ये नहीं देखना कि एक जगह अगर मैं केटर कर रहा हूँ तो बाकी दो खाने मैंने खाली छोड़ दिए। बिल्कुल। तो बच्चों की जो लर्निंग होती है, इवन जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की लर्निंग है, वो उसकी मेजर लर्निंग ये है कि उसके अब्बा जा रहे हैं दूध लेने, उसको साथ लेके जाएं, उसकी अम्मा नेबर्स में जा रही हैं कोई बात करने, कोई कुछ करने, उसको साथ लेके जाएं, उसको जो कुछ उसके एनवायरनमेंट में हो रहा है ना उसको एक्सपोज करते रहें।
ठीक, साइकोलॉजी से अगर हम इसको कनेक्ट करें कि जो बच्चे जिनको तवज्जो नहीं मिलती है लाशऊरी तौर पे ही सही, लेकिन उनके साइकोलॉजिकली उन पे क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो होते हैं, जो कि हम बड़े होके भी फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि बच्चों पे उसके असरात देर पा रहते हैं। तो मैं कोई साल से काम कर रही हूँ, यही मेरा कंटेंट होता ही पेरेंटिंग पर है। उसमें चाइल्डहुड जो मेरे इतना जो फोकस है वो मेरा उसी पर है कि जो आपके बच्चे के तरबियती साल होते हैं ना, जो शुरू के साल हैं, उसमें कनेक्शन ना मिलने की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट्स रहते हैं। उसके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट आते हैं, उसके काम करने के तरीके पे इफ़ेक्ट आते हैं। अगर वो डिसिप्लिन नहीं हुआ, उसके अच्छे हैबिट्स नहीं बने, तो उसकी पूरी ज़िंदगी में चाहे वो एंग्जाइटी बन के आएगा, चाहे वो डिप्रेशन बन के आएगा, चाहे वो लेजीनेस बन के आएगा, लेकिन वो पैटर्न्स आपके बचपन में बन जाते हैं। फिर बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आप फिर इम्प्रूव नहीं कर सकते एंड यू कीप ब्लेमिंग इट ऑन योर पेरेंटिंग एंड ऑन योर पेरेंट्स कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी आदत है। जो कि मैं देखती हूँ आजकल की जनरेशन बहुत करती है कि आई एम लाइक दिस, यू नो, डील विद दैट एटीट्यूड कि मेरे साथ ये मसला है, या मैं इस तरह का हूँ, या मैं इस तरह की हूँ। नहीं, मतलब मुझे लगता है अगर आपका आईडी कार्ड बन गया ना, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड योर एक्शंस एंड योर बिहेवियर। वल्लाह। सो इरम, हमें ये बताइएगा कि लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशनल ट्रॉमा। ये टर्म जो है वो 2025 में बहुत ज़्यादा सुनी है। हर किसी से पूछो तो वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा होता है। और मुझे सुन के पहले ऐसा महसूस होता था, जब मैं गलत ऐसे सोचता था कि यार ये तो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन जिसने मुझे जब भी बताया है कि मेरे साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैंने उसके साथ बैठ के उसकी स्टोरी सुनी है। और यकीन माने हर किसी की स्टोरी जो है वो मुनफरिद है, और हर किसी को ट्रॉमा फेस करना पड़ा है। किसी को उसकी फैमिली की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ी हैं, किसी को एब्सेंस ऑफ फादर जो है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा है कि फादर आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उसकी वजह से उसकी बाकी जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने सबकत रखी हुई है उस घर के ऊपर, और उसके कजन्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं उनके घर के ऊपर। ये जनरेशनल ट्रॉमा जो है ये कितना कॉज करता है बड़े होके आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में। और फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा हुआ इंसान अच्छा बाप और अच्छी मदर जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता? देखिए, ट्रॉमा जो है ना वो अनअवॉइडेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान है जो अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल को पहुंच गया विदाउट एनी ट्रॉमा। एंड ट्रॉमा इज़ नॉट इंटायरली बैड, इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोई एक छोटा बच्चा है, उससे आपने टॉय ले लिया, उसके लिए वो भी ट्रॉमा है, ठीक है ना। तो हाँ, आजकल के तो सोशल मीडिया पे इतना ये टर्म यूज़ हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए। जनरेशनल ट्रॉमास को कहते हैं कि मेरी अगर अम्मी ने कोई नाजायज़ बातें बर्दाश्त की और मुझे सिखाया टू कॉम्प्रोमाइज़ कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, और उसको कनेक्ट कर दिया कहीं हमारे वालिदैन महान बनते थे, वो हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं हम वैसे ही और अगर अब मेरा ये एबिलिटी है कि मैं एक इन्फॉर्मेशन के दौर में हूँ और मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, जो आपने फादर की बात की, दिस इज फॉर फादर एंड मदर्स बोथ, कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को छांटूँ और देखूँ, एनालाइज करूँ कि इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिलीजन है, क्या कल्चर है, क्या एग्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन और क्या मेड अप इन्फॉर्मेशन। आपको लगता है कि ये तो आपको जाके जब शऊर आएगा तब आप इसकी चीज़ के बारे में सोचेंगे ना, लेकिन उससे पहले तो जो बच्चों के साथ हो रहा है उसकी वजह से जो उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल वो तो हो रहा है। हाँ, देखें, जो वो है कि माँ को कहा गया है कि वो पहला मदरसा है, बिल्कुल है। तो जब वो माँ बन गई है ना, चले अभी तक तो आपको टाइम नहीं मिला, आपने नहीं प्रायोरिटाइज किया, तो अब आपका काम है कि आपने डाइसेक्ट करने अपने बिलीव्स कि मुझे ये सिखाया गया, ये सही सिखाया गया, गलत सिखाया गया, या अगर मेरे घर के सिस्टम में कोई चीज़ ऐसी है जिससे मेरे बच्चे की पर्सनालिटी मुसलसल ख़राब हो रही है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। एंड यू कांट बी इन दैट पोजीशन कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यू हैव टू फाइंड अ वे टू डू समथिंग एंड टू प्रोटेक्ट योर किड्स। आपने जैसे कहा कि जनरेशनल ट्रॉमा वो है जो हमारे एंसेस्टर से चला आता है, पास ऑन होता है, और जो हम ये PTSD कहते हैं, ये बेसिकली हमारा वो बचपन का ट्रॉमा होता है जिससे गुजर के इंसान में वो उसके अंदर वो चीज़ें पुख्ता हो जाती है, एक पैटर्न से बन जाते हैं जिसको वो फिर बार बार दोहराता रहता है। इज दैट ट्रू? PTSD ये होता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो अब मुझे गाड़ी चलाने में डर लगेगा। PTSD ये होता है कि अगर बच्चे ने जाके करंट में हाथ किसी चीज़ में लगाया तो अब वो सॉकेट के पास जाने में डरेगा। ठीक, जो एक बार एक चीज़ उसके साथ होगी, उससे रिलेटेड उसको स्ट्रेस होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप गाड़ी ही ना चलाएं। यू हैव टू एज एन अडल्ट आपने वो चीज़ें ओवरकम करनी होती हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं भी डर गई थी कि अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। बट यू हैव टू योरसेल्फ इन अ सटल वेज, इसीलिए थेरेपी आती है उसमें कि वो आपके बिलीव्स को चैलेंज करती है, आपके फेयर्स को चैलेंज करती है।
और मैं ना आपको होल्डिंग चाहिए होती है। अगर किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, अल्लाह ना करे, किसी कोई बहुत ट्रोमेटिक, किसी के फादर की हो गई है और वो उस पेन में है, तो उस ग्रीफ में उसको होल्डिंग चाहिए होती है ताकि वो ट्रॉमा ना बने। ओके, ऑलराइट। ये जो पेरेंटिंग है ये आपके मौशी हालात से भी जो है वो वाबस्तगी रखती है क्या? मुझे लगता है हमने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में ना नीड्स और वांट्स को कंफ्यूज कर दिया है। हमने अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में भेजना है और उसके लिए इतना काम करना है कि हमारे पास 5 मिनट ना हो अपने बच्चे के साथ गुजारने के लिए। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू एनालाइज कि वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ ले। अच्छा, हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने लेकिन मैं वक्त दूं। मुझे ये बताएं कि अब किसी का भी बच्चा होता है, वो चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाए, जिसके लिए वो मेहनत करके उसको बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजता है। बिल्कुल। अब वहाँ पर वो बच्चा जा रहा है और वो बच्चा देख रहा है, आपके माँ बाप तो बहुत मेहनत करके वहाँ पर आपको भेज रहे हैं, लेकिन वो ऐसे वालिदैन के बच्चों को भी देख रहे हैं जिनके लिए वो स्कूल एक नॉर्मल है, ठीक है, वो वहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं। उससे क्या डिफरेंशिएट पैदा होता है और बच्चे को किस स्कूल में भेजना चाहिए, स्कूल का इंतखाब कैसे करना चाहिए? क्या यही ज़रूरी है कि अच्छा स्कूल अमीर स्कूल ही होता है क्या? मैं तो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कर रही हूँ आप, क्योंकि मैं तो बहुत स्कूलिंग सिस्टम के अच्छा, आप होम स्कूलिंग कर रही हैं? जी, मैं होम स्कूलिंग पर आ गई हूँ पिछले साल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। बताएं इसके हवाले से भी, इसके फवाइद और ये सब। जी, मेरे दोनों बच्चे स्कूल थे और मुझे ऐसा लगता था कि जो वैल्यू सिस्टम मैं घर में बनाती हूँ उसका ऑपोजिट स्कूल में होता है। जहाँ मैं कंपटीशन अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, वहाँ वो उसको हेल्दी कंपटीशन कह के बच्चों को एकेडमिक्स रेस में लगाते हैं। सोशलाइजिंग तो जीरो हो गई। क्यों सोशल? अगर आपका सर्कल है, देखें मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, ये तो आप बिल्कुल कंट्रोलिंग पेरेंट्स की तरह उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं टू चूज के उनके पास ये हमारे पॉइंट्स हैं। हाँ, सिर्फ पूछना देखिए, सबसे पहली बात तो स्कूल बच्चों को सोशलाइजिंग नहीं सिखाता, वो उनको एंटी सोशल बनाता है। कैसे? आप किसी के साथ बैठेंगे, वो आपको टॉकिंग एंड दे विल चेंज योर सीट। सिर्फ एक ब्रेक का टाइम आपको मिलता है जहां आप किसी बच्चे से होम स्कूलिंग, आपको पूरी दुनिया आपका प्लेग्राउंड है, जहां हम आपको सिर्फ 4 साल के बच्चे को 4 साल के साथ नहीं बिठाते, जहां वो 8 साल के, 10 साल के, 3 साल के, 1 साल के, हर तरह के बच्चे से डील करना सीखता है। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें इंटरनेशनल जो हैं लोग आए थे और वो इसी पे बेस्ड थी एक रिसर्च के मुताबिक कि जी बच्चे के जो पहले 365 दिन होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस टाइम हमें लगता है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही और हम उसे इग्नोर करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहते हैं, हम सिर्फ उसे दूध पिलाते हैं, उसको डायपर चेंज करते हैं एंड दैट्स इट। बट उस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हमें ये बताया गया कि नहीं, वो बच्चे जो 365 स्टार्ट के दिन होते हैं उसमें वो सब समझ सकता है, उसमें उस टाइम ही उसका दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है और वो सारी चीज़ें उससे समझ आती है और वो ही उसकी बेसिकली जो है वो मोल्ड करती हैं, उसको शेप करती है। इज दैट ट्रू? फॉर 365 दिन हम 2 साल के बच्चों को, हम 3 साल के बच्चों को, हम 4 साल के बच्चों को इसी तरह कर रहे होते हैं कि उसको तो पता ही नहीं है, वो तो समझ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और वो बहुत हर चीज़ आपकी समझ सकते हैं, बस आपने उनकी ज़बान में उनको समझाना होता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग पासिंग ऑर्डर्स कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, उनसे बात करके देखें। जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए मैं अभी आई एम रीडिंग अ बुक, इट्स कॉल्ड होल ब्रेन चाइल्ड। इट्स एन एक्सीलेंट बुक, जो लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं ज़रूर पढ़ें। होल ब्रेन चाइल्ड, वो आपको ये सिखाता है कि आपने बच्चे की ब्रेन को किस तरह समझना है ताकि आप अपनी पेरेंटिंग को बेहतर कर सकें, स्ट्रैटेजीज़ को। तो उसमें उन्होंने इतनी प्यारी पिक्चर पेंट की है कि बच्चे का जो अपर फ्लोर है ना, ब्रेन का अपर पोर्शन है, वो कंस्ट्रक्शन में है, इट्स नॉट डेवलप्ड। ओके। सो इंस्टेड ऑफ बिलीविंग कि ये मेरी बात सुन नहीं रहा, आपने ये समझना है कि वो एबल ही नहीं है, वो इट्स नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग। वो इंस्ट्रक्शंस जो हम थ्रो करते रहते हैं ना, ये करो, टाइडी अप करो, वो करो, तो इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि वो जो समझ सकता है वो उतना अपना बेस्ट कर, वो डेवलप कर रहा होता है उस टाइम तक पहुंचने के लिए जहां वो सारी चीजें उसी तरह करें जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्सो एक आई वांट टू हाईलाइट कि होम स्कूलिंग आपको आपके बच्चे को एक पूरा ग्राउंड देती है टू एक्सप्लोर एंड टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। कि अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ है तो आप उसको मैथ्स में पीक करवा सकते हैं, अगर एक बच्चा साइंस की तरफ। लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको इकट्ठे चला रहे होते हैं। आपका बच्चा बहुत ज़हीन भी है तो वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में नहीं जा सकता जब तक उसको साल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं, आपके बच्चे ने आधे साल में कोर्स ख़त्म किया, आप उसको ग्रेड 2 पढ़ाना शुरू कर दें,
All right. Well, thank you so much, शिरम रहमान साहिबा. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके once again. Thank you for having me. पेरेंटिंग पर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी Focus चाहिए और करनी जो लोग पेरेंट्स हैं, जो बनने वाले हैं, अल्लाह आप लोगों को खुशियाँ दिखाए, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जनरेशनल ट्रॉमा अगर कोई आपके साथ अटैच है, उसको आप ही चाहिए इसको इस मौके पे ब्रेक करने के लिए. और अपने बच्चों को हर time कोई दे. चाहता है कि उनको महफूज रखे, दुनिया में अच्छा इंसान बनाए, लेकिन उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप को देखें कि क्या हम अच्छे इंसान हैं, और उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें इसी तरीके से सबके साथ मिलकर मेहनत करनी है और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो एक सिक्योर फ्यूचर जो है वो प्लान करना है. वेल, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी रिव्यू. हमारे पास जो आज मूवी है, 6 ऑस्कर अवार्ड्स जो है ये जीती हुई है मूवी. 1994 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, और इसके ऊपर बहुत सारी रिक्रिएशन भी हो चुकी है इन फिल्म्स की, ठीक है. और मुख्तलिफ सिनेमाज में इसको जो है वो डिफरेंट, हम जो कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या ये पहले से लिखा हुआ है और हमारे सामने बस चीज़ें आ रही होती हैं, और क्या इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, और ज़िंदगी की गैर यकीनी हकीकत को खूबसूरती से बयान करती है ये फिल्म का हम लोग जो है ना वो मज़ीद रिव्यू आप लोगों को इस वजह से नहीं शेयर करेंगे और कहानी इस वजह से नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जाकर देखें. ये ऐसी फिल्म है जो 6 ऑस्कर्स जीत चुकी है. बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट साउंड क्वालिटी, बेस्ट डायरेक्शन, और पता नहीं कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं इनके नाम रहे हैं. वेल, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है, so you guys should watch it. प्रोग्राम आप लोगों को अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा. कल मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मुझे नजमुस साकिब और नाज़िश को दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह ने के बाद. हाफ़िज़.